नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े कथित भूमि मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस शासन के दौरान हुए कथित भूमि घोटालों की जांच चल रही है और उत्तराखंड में भी कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित कर जमीन हथियाने की कोशिश की गई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जहां भी भूमि से जुड़े घोटाले हुए हैं वहां जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसे कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में वडेरा जी ने अपनी संपत्ति को लूट खसूट करके इकट्ठा नहीं किया हो। और जिस तरीके से उस बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और अपने नंबर बढ़ाने को हाई कमान के सामने, वो एक बहुत ही निंदनीय है। और मैं कह सकता कानून अपना काम करेगा और इस प्रकार से जमीनों के अंदर जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं, ये नहीं हरियाणा के अंदर जांच चल रही है, अनेकों राज्यों में जांच चल रही है, छत्तीसगढ़ में जांच चल रही है, देहरादून जैसे भारतवर्ष का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ वडेरा जी ने एक भू संपदा को इस तरीके से इकट्ठा न किया गया हो। निश्चित रूप से सबकी जांच होनी चाहिए, इसकी मैं मांग भी करता हूँ। हरक सिंह रावत के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विनोद चमोली ने कहा कि हरक सिंह रावत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री भी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत का स्वभाव हमेशा खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने का रहा है और वे ये जताने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में बाकी सभी उनके कारण आगे बढ़े हैं। विधायक ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी स्वीकार नहीं की जा सकती और ये पूरी तरह स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत स्वयं राजनीति में एक केस स्टडी है और उनके बयान उनके स्वभाव के अनुरूप ही है। देखिए, ऐसा नहीं है। और हरक सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी की उपज हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही पहले चुनाव लड़े थे। दोबारा में वो फिर विधायक भी बने, मंत्री भी बने और ये मानना चाहिए कि उनकी राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब ठीक है, उनका स्वभाव है, वो ये जताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में वही सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं और उन्हीं के कारण सब लोग राजनीति में आए हैं। अभी उनके स्वभाव के अनुरूप वो बोल रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं जा सकता, ये अस्वीकार्य है। स्वयं में हरक सिंह रावत एक केस स्टडी है और कभी मौका मिलेगा तो उस पर पूरी जो अपनी भी पीएचडी है उनके कैरेक्टर पर, उनके जो काम करने के तौर तरीकों पर है, उसको लेकर आपके बीच में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही उनके बारे में कहना पर्याप्त है। रामपुर तिराहा कांड में आए फैसले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फैसला पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास की बेहद दर्दनाक घटना थी, जिसमें आंदोलनकारियों की हत्या और महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए थे। विनोद चमोली ने कहा कि अदालत ने पुलिस की संलिप्तता को स्वीकार किया और गलत साक्ष्य पेश करने की बात भी सामने आई, लेकिन इतनी गंभीर घटना के लिए सुनवाई की सजा प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की जानी चाहिए और जिन लोगों की वजह से कांड हुआ उन्हें आजीवन कारावास ही नहीं बल्कि फांसी जैसी कठोर सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में बड़ा व्यभिचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं और उसके लिए इतनी छोटी सज़ा ये मान्य नहीं हो सकती है। ये ठीक है कि पुलिस ने गलत एविडेंस वहाँ पर दिए और कोर्ट ने उसको नकारा है, उसके कारण पुलिस की संलिप्तता उन्होंने स्वीकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये निर्णय अपर्याप्त है, इस पर रिवीजन में जाना चाहिए और इन लोगों को कम से कम, जिन लोगों के कारण इतना बड़ा कांड हुआ, उनको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा तक होनी चाहिए।
देहरादून शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम ने क्विक रिस्पांस टीम की 5 नई गाड़ियों को सेवा में उतार दिया है। नगर निगम परिसर में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कूड़ा जमा होने की सूचना मिलने पर ये टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर सफाई करेंगी। शादी, विवाह, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़े कार्यक्रमों के बाद जमा होने वाले कचरे का भी त्वरित निस्तारण किया जाएगा। गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है। मैं इसके लिए अपने भाई यहाँ के मेयर और अपने बड़े भाई यहाँ के नगर आयुक्त और यहाँ के सभी पार्षद और यहाँ के सभी कर्मचारी अधिकारी सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक सुंदर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज जो 5 गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है, निश्चित रूप से पूरे शहर में शहर को क्लीन, शहर को ग्रीन शहर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और हमारा ये प्रयास है कि जहाँ भी शादी कार्यक्रम आदि होते हैं वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी और वहाँ का जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करके इस स्पॉट पर रखने का काम करेगी। और हमारा प्रयास है कि हर शहर को क्लीन रखने का प्रयास है और हर शहर को ग्रीन बनाने का हमारा प्रयास है और हर गाँव को सुंदर गाँव बनाने का हमारा प्रयास है। इस दिशा में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार सब लोग हम मिल करके, चाहे हमारे मेयर हो, चाहे हमारे चेयरमैन हो, चाहे हमारे आयुक्त हो, चाहे हमारे ईओ है, सब हम टीम भावनाओं से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर ऋषिकेश में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। साथ ही भू कानून, नकल विरोधी कानून, धर्म परिवर्तन कानून नजीर बना है। कितने लोग पहुंचेंगे और क्या देखेंगे? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करना है कि उनके 5 वर्ष पूरे होने पे जो एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र को दिया, तो मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सफलतम 5 साल ये हुए हैं और इसको लेके पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कल जब वो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि लगभग 20,000 की संख्या उसमें रहने वाली है। मेरे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ की जनता और आसपास के जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ की जनता इस कार्यक्रम में रहने वाली है। और जहाँ पे जो हमारे यहाँ बहुउद्देशीय शिविर उसमें लगने हैं, जो लोग वहाँ पे अभ्यर्थी होंगे या जो लाभार्थी होंगे या जो समस्याएं लेके आएंगे उनका तुरंत निदान करने का प्रयास वहाँ पे होगा। इसके साथ साथ एक हेल्थ कैंप भी लग रहा है, उसमें उपचार के साथ साथ उससे पहले जो टेस्टिंग यानी उसे जो होनी है, जो जिसके लिए आदमी परेशान होता है कहाँ जाए फिर उसके बाद यहाँ आए, तो डॉक्टर देखने से पहले उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद वो संबंधित डॉक्टर से मिलेगा, यानी उसका प्रॉपर इलाज भी होगा। तो ये सारे काम के बाद लगभग 1.5 घंटा माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं। सरकार 30 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी कांवड़ यात्रा को हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। यात्रा की तैयारियों को लेकर की जाने वाली इस बैठक में कई जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने अलग अलग प्रदेशों से आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के साथ साथ उनके लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा सहित जिले के तमाम विधायक मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और प्रशासन की तरफ से अनुमोदित किए गए बजट को शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही प्रयास रहेगा कि डाक कांवड़ के दौरान हाईवे को खुला रखा जाएगा। की तैयारियों को लेकर आज मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और विस्तृत समीक्षा की गई है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित
सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में इसके कांवड़ के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह है 18 करोड़ 53 लाख 61 हजार की धनराशि की मांग की गई है। कुल बजट जो है वो 21 करोड़ 38 लाख 46 हजार का जो बजट की है मांग की गई है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी समीक्षा की है और इसके अंदर ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुचारू रूप से यातायात सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रियों के साथ साथ आम जनमानस को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अंदर जो हमारा जो इस समय क्योंकि रोड वाइडनिंग हो गई है और एलिवेटेड ट्रैक बन गया है तो उसका भी हम उपयोग करेंगे ताकि सब लोग बड़े आराम से कांवड़ यात्रा संपन्न कर सके। कांवड़ मेले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद रहे। मैं कहता हूँ कांवड़ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मेला है। काफ़ी यात्री पूरे भारत से नहीं पर पूरे विश्व से यहाँ पर आता है और 15 दिन में मैं समझता हूँ कि 3 से 4 करोड़ यात्री यहाँ पर जो है गंगा जी लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो उसके रूट प्लान डिसाइड करे गए, पार्किंग डिसाइड करी गई और मेडिकल फैसिलिटीज़ और सभी विभाग जो है आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा शहरी विकास विभाग, सभी विभाग जो है इसमें कोऑर्डिनेट आपस में करेंगे। चाहे हमारा ऊर्जा विभाग हो, तभी ये मेला सुचारू रूप से होगा। और सभी जिले जो आसपास में से कनेक्टेड हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे टिहरी हो, सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई कि सभी अपनी अपनी टीम द्वारा जो है इस रूट्स को तय करें और यात्रियों के लिए जो भी सुविधा हो वो करें। हमारा उद्देश्य यही है, लक्ष्य है कि यात्रा सरल हो, सफल हो और जो यात्री आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी और वो सफल यात्रा होगी। आपके संरक्षण में पहली बार इस यात्रा देखिए, अनुशासन बना रहे हैं, उसके लिए पूरा कार्य करा जाएगा। अनुशासन में नहीं बिगड़ना चाहिए और जो मेले का स्वरूप है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जो भी लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और धारचूला विधायक हरीश धामी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर किए गए तीखे हमले और असली धामी नकली धामी वाले बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। शुक्रवार को नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मीना बाजार चौराहे पर गणेश कोदियाल और हरीश धामी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है और विकास कार्यों को पचा नहीं पा रही। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चंपावत में हो रहे विकास कार्य जैसे शारदा कॉरिडोर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, साइंस सेंटर आदि का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो आज पतन की ओर अग्रसर है, उसके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। वो न जनता के हितों के मुद्दे में बोल लिए, न उनके पास कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का लूज पॉइंट है कि उसके खिलाफ वो कोई ऐसा विशेष आंदोलन या धरना प्रदर्शन करे। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो मैं शर्म आनी चाहिए हरीश धामी जी को, जो एक ऐसा घटिया बयान देते हैं कि मैं बड़ा धामी और आदरणीय इस प्रदेश के धुरंधर धामी जी, जिनको धुरंधर नाम दिया गया है, वो नकली धामी है। तो ये कहीं से कहीं तक ये तथ्यात्मक बात नहीं है और किसी के पेट में ये हजम भी नहीं हो रही है कि ऐसा घटिया बयान वो देंगे। और उसी तरह गणेश कोदियाल जी अनर्गल बयानबाजी की भ्रष्टाचार ये वो, हम ये उनको इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको हम चेतावनी देते हैं, वो एक भी ऐसा भ्रष्टाचार, एक भी ऐसी घोटाला, एक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई कमी अगर घोषित करके दिखाए तो उसके बाद वो हमसे सवाल करें। ये कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, तो उसके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि वे इस प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और कैसे भी सोचते हैं कि इन अनगिनत बयानों के द्वारा हम सत्ता में आ जाएंगे। जनता सब जानती है और इनके विकास कार्य जो इनको, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे ये, तो वो दूसरे से भी यही कल्पना करते हैं कि ये भी भ्रष्टाचारी, क्योंकि इन्होंने 70 साल देश में राज किया, तो कितने भ्रष्टाचार किए जनता जानती है। और हमारे इस माननीय जो विधायक धारचूला हरीश धामी जी के द्वारा असली धामी नकली धामी का जो मुद्दा छोड़ा गया है, इनकी मानसिकता पर हम लोगों को तरस आता है कि एक विधायक होते हुए इतनी छोटी मानसिकता यहाँ पर रख रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। ऐसा हकीकत कभी संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जनता सब जानती है। इतने हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इतने कार्य इस लोहाघाट विधानसभा हो, चंपावत विधानसभा, पूरे प्रदेश में, और वो पूरे देश के जनप्रिय नेता हैं और इतने विकास कार्य किए जा रहे हैं। जनता इन सब चीज़ का 2027 में जवाब के विकास कार्यों से बौखला कर
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास विकास के या कोई ऐसे पूर्व में भी कोई मुद्दे रहे नहीं हैं और वो गलत बयानबाजी कर कर लोगों को भ्रमित कर कर जनता को भ्रमित कर इस अमर्यादित भाषा का जिस प्रकार से प्रयोग किया है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जैसा कि जनपद चंपावत की बात करें तो ऐसे अनगिनत ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनसे कांग्रेस की पार्टी बौखला गई है और बार बार ऐसे शब्दों का भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने छोटा धामी बड़ा धामी इस प्रकार के व्यक्तिगत जातिगत सूचक शब्द इस्तेमाल करे हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मसूरी में सालों से चली आ रही ट्रैफिक जैम की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना को अब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक विस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत पर्यटक भविष्य में रोपवे के जरिए मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों तक पहुंच सकेंगे। इससे न केवल ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि पर्यटकों को हिमालय और मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का हवाई नज़ारा भी देखने को मिलेगा। इसी योजना को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड के आवास और शहरी विकास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। देखिए, आज जो उत्तराखंड मेट्रो द्वारा रोपवे का प्रोजेक्ट विकसित किया जाना है उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे मसूरी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम किंकरे, GMBN, चिक चॉकलेट, आपका जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, केम्प्टी है, इन सभी जगहों का हम लोग जो है निरीक्षण करेंगे और इसका जो अलाइनमेंट है जो ऑलरेडी एक तरीके से फाइनलाइज्ड ही है उसको फाइनल टच देने हेतु आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमारे MD उत्तराखंड मेट्रो के और नगर निगम नगर पालिका से भी जो है वहाँ पे ऑफिसर्स उपस्थित हैं और इसमें जल्द से जल्द हम लोग क्योंकि DPR की कार्रवाई भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है और बाकी फाइनल टचेस देते हुए हम लोग जल्दी इसको कैबिनेट में ले आके बाकी की कार्रवाई हम लोग करेंगे। चंपावत जिले के सबसे ज्यादा OPD वाले लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही थी। तभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपजिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी का स्थानांतरण लोहाघाट से शक्ति फार्म किया गया। डॉक्टर मोनिका गिरी के ट्रांसफर की भनक लगते ही लोहाघाट विकास संघर्ष समिति भड़क गई और स्वास्थ्य विभाग से उनका ट्रांसफर रुकवाने की मांग को लेकर लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में धरना दिया गया। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा कि अगर स्त्री रोग विशेषज्ञों को मानसून काल में यहां से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा तो गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को एक बार फिर से बाहर के अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी। अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे। मोनिका गिरी जी ने यहाँ पर चार्ज लिया तब से यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है और ये हमारा सीमांती इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 3 विकास खंडों का है और यहाँ की OPD जो है दिन भर में 500 से 600 OPD होती है और कल ही यहाँ पर इनने मोनिका गिरी जी ने 9 ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे लोगों को यहाँ से खटीमा हल्द्वानी नहीं जाना पड़ रहा, टनकपुर नहीं जाना पड़ रहा, भागना नहीं पड़ रहा। यहाँ हमको घर में सुविधा मिल रही है और ज़बरदस्ती हमारे यहाँ से डॉक्टर को हटाया जा रहा है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमको चाहे इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम वो लड़ेंगे, चाहे सड़कों में आना पड़े। जब डॉक्टर साहब यहाँ से खुद नहीं जाना जा रही है तो उनके ऊपर कौन सा दबाव है, उनको यहाँ से नानक मत्ता भेजा जा रहा है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि जनता का मामला है और जनता की आवाज़ है, जनता को इससे फायदा मिल रहा है। हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन मैडम का ट्रांसफर यहाँ से नहीं होने देंगे, यही हमारी वो है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा कि बताया गया कि हमारा विधानसभा का एकमात्र चिकित्सालय है और इसे उप चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन उप चिकित्सालय के अनुसार यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है और जो सुविधा होती भी है तो उसमें जो है इस तरह से कुठाराघात किया जाता है। आज जो हमें सूत्रों से पता लगा कि वो महिला चिकित्सक खुद यहाँ सेवा देना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको ज़बरदस्ती यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसका मतलब सरकार की नज़रों में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की कोई अहमियत नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और लोहाघाट विकास संघर्ष समिति इसके लिए चाहे जैसे कि अभी हमारे
पूर्व साथियों ने बताया कि जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन महिला चिकित्सक को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर, आज बड़े मुश्किलों से तो बड़े जद्दोजहद के बाद तो हमें महिला रोग विशेषज्ञ मिली है, और वो महिला रोग विशेषज्ञ ऐसी है कि वो दिन रात अपनी सेवा बहुत ईमानदारी से लोहाघाट में कर रही है। और आज तक तो हमने यहाँ कभी सर्जरी होती कभी देखी नहीं, लेकिन आज सर्जरी भी हो रही है, रात रात को ऑपरेशन कर रहे हैं, रात रात को दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसे डॉक्टरों को जो है कि शासन ने जो है उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया है। अब ये सोचिए कि इतनी बड़ी 3 विकास खंडों की यहाँ ये उप जिला चिकित्सालय है, यहाँ से सोचिए कि आए दिन पर डे यहाँ कम से कम मतलब हजारों आज के समय में उनके कारण स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण यहाँ जो है महिलाएं अधिक तादाद में आ रही है। आज उन लोगों को बाहर जाने के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हम सोचा जाए तो सरकार तो कपड़ों की तरह डॉक्टरों को बदल रही है, ये भी कोई बात हुई? अगर हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमने लगातार पहले भी हमने डॉक्टरों के लिए आंदोलन किए हैं, धरने दिए हैं, और अभी भी अगर जल्द से जल्द हमारी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारी जो डॉक्टर हैं उनका स्थानांतरण नहीं रोका गया, उनका ट्रांसफर नहीं रोका गया, तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जो है भूख हड़ताल भी करेगी और अनशन भी करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा करना पड़े तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं और चक्का जाम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोहाघाट में डॉक्टर चाहिए, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। हमें लोहाघाट की जनता को, आज लोहाघाट की 3 विकासखंड की जनता को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा के पहले चरण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब प्रशासन मानसून सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने यात्रा के प्रथम चरण के पूरे होने पर बनने वाले ग्रीन कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ ही मानसून के दस्तक देते ही पहाड़ी और मैदानी रास्तों पर पड़ने वाले खतरों को देखते हुए आरटीओ ने वाहन चालकों के लिए कड़ा दिशा निर्देश दिए। आरटीओ संदीप सैनी ने विशेष रूप से भारी भरकम ट्रक चालकों को हिदायत दी कि वे मानसून के दौरान तेज रफ्तार से बचें और वाहनों के इंडिकेटर और अन्य सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने साफ किया कि बरसात के मौसम में लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा में जो हमारा पहला फेज़ था उसमें लगभग 39,000 हमारे ग्रीन कार्ड बने हैं और 2.5 लाख से ऊपर ट्रिप कार्ड जनरेट हुए थे। और हमारी चेक पोस्टें जो स्थापित की गई थी और हमारे एनफोर्समेंट के जो दल लगे थे उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें न्यूनतम दुर्घटना के साथ हमारी जो है फर्स्ट फेज़ जो है पूरा संपूर्ण हो गया है। अभी मानसून के चलते भी यात्रा में जो लोग होते हैं उनकी संख्या कमी आ जाती है। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में फिर से यात्रा में थोड़ा सा उछाल आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।